स्टेम सेल को जानना जरूरी है कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है और हमारे अम्बिलाइकल कोड में पाया जाता है। अम्बिलाइकल कोड आप समझते हैं सर, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का सूंड माँ से चिपका रहता है, वो सूंड बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो जो है वो उससे हम स्टेम सेल्स निकालते हैं और स्टेम सेल्स को फिर कल्चर किया जाता है। तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं जो हम हड्डी से पानी लेते हैं या उससे लेते हैं, उनको कल्चर किया जाता है और जो बधिरता के लिए सेल्स होती हैं उनको मेसेंकाइमल सेल्स बोलते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स को हम -8 डिग्री पे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक मशीन होती है उनको घुमाने वाली, तो उसको हम वो घुमा के वो प्रॉपर सेल निकाल लेते हैं। जो उसका पानी वगैरह है वो सेपरेट आउट हो जाता है, सेल्स हम पूरी एक साथ रख लेते हैं और उस सेल्स को फिर हमें वो करना पड़ता है कल्चर। हम कल्चर करके जो एक सेल है उसके फिर मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं और ये सेल्स जब हम एक ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पर ये नस होती है पर्दे के पीछे, तो वो उस नस को रीजनरेट करना शुरू कर देती है। अभी जो हमारी थेरेपी है प्लाज्मा वाली, वो भी रीजनरेट कर रही है, लेकिन उसमें हमें एक बार में सिर्फ 8 डेसिबल का सुधार मिलता है। इसमें हमें एक बार में 30 डेसिबल तक सुधार मिल जाता है। मतलब पूरा बधिर बच्चे को हमें 4 बार इलाज करना पड़ेगा। अभी जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको 18 से 20 इंजेक्शन हमें लगाने पड़ते हैं। ये एडिड एडवांटेज हो जाता है इस थेरेपी का। तो हम उसके साथ प्लाज्मा भी लगाएंगे, उसके साथ वो सेल भी रखेंगे, हम दोनों को रखेंगे। तो ये 3 थेरेपी अभी इजाद हुई है। एक तो जो हमने किया है यहाँ पर प्लाज्मा वाला पीआरपी जिसको हम बोलते हैं, इन लोगों ने किया है मेसेंकाइमल सेल और फिलाडेल्फिया ने किया है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी यही सिस्टम है और वहाँ उसकी कॉस्ट आ रही है करीब 25 लाख रुपए जीन थेरेपी वाली। स्टेम सेल वाली आ रही है करीब 15 के आसपास। लेकिन हम इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं करेंगे क्योंकि हमारा देश इतना अमीर तो है नहीं। अमीर अगर कोई होगा वो अफोर्डेबल होगा तो उससे करवा के गरीबों का भला कर देंगे, तो इतना कर सकते हैं। तो स्टेम सेल के बारे में तो ये है, किसी को स्टेम सेल के बारे में कोई क्वेरी हो, जैसे खून की सेल होती है वैसे ही स्टेम सेल होती है, हमारे शरीर में ही होती है। तो मेरा दोस्त क्या आएगी स्टेम सेल थेरेपी की? देखिए मैंने बताया कि 15 लाख तक इसकी कॉस्ट है कंप्लीट ट्रीटमेंट की। पर अगर कोई हमारे पास पुअर पेशेंट आएगा तो उसको हम फिर अफोर्डेबल रेट पे उसको कंसेशन करके करेंगे। सर एक चीज बताइए, ये इस स्टेम सेल थेरेपी पे एम्स दिल्ली रिसर्च कर रहा है काफी समय से, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया या सक्सेस हो चुका है तो वो पब्लिश नहीं कर रहे। आप जाते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग देश में लेके आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कोई बाधा का सामना करना पड़ सकता है? ये अच्छा सवाल है। वो देखिए कोई भी केस हम ऐसा करते हैं तो उसमें आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की परमिशन की जरूरत होती है। प्लाज्मा थेरेपी की कोविड में परमिशन दी गई थी आईसीएमआर से और डब्ल्यूएचओ से कि हम प्लाज्मा थेरेपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दूसरे मरीज का भी लेके कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं अपना प्लाज्मा एक ऐसे मरीज को दे सकता हूँ जिसको वो कोविड अभी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे शरीर की एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो उस मरीज को ठीक कर देगी। ये इसकी परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है तो उसकी कोई एक्स्ट्रा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। ये वाली जो है थेरेपी, इसकी हमें आईसीएमआर से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से और डब्ल्यूएचओ से परमिशन लेनी है जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो कोई भी काम इस तरह का विदाउट परमिशन हम नहीं कर सकते, ये डेफिनेट है। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है उसको हमें सबमिट करना पड़ता है एज ए प्रोटोकॉल।
हम एक एक प्रोटोकॉल बनाएंगे कि इस तरह का हम इलाज स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से हम प्लाज्मा वाला कर रहे हैं, तो उससे इतना बेनिफिट हमें बच्चों में मिला है, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना और ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो आईसीएमआर उसको अप्रूवल देता है, आईसीएमआर के बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज उसको परमिट करते हैं कि आप अपने सेंटर पे एज ए रिसर्च इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, ये दो तरह के होते हैं। एक ऑटोलोगस होता है, ऑटोलोगस मतलब जो उसी की बॉडी से निकाल के हम कर रहे हैं। अब जैसे कोई हमारे पास 20 साल का बच्चा आया, तो हम किसी और से नहीं लेंगे, उसी से लेंगे, तो उसकी खुले की हड्डी से हम वो सेल लेंगे, तो उसको हम ऑटोलोगस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने के बच्चे की खुले की हड्डी से हम नहीं ले सकते, तो उसके हम फादर या मदर से लेंगे, अगर उनका ग्रुप बच्चे से मिल रहा हो तो उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। होमोलोगस मतलब फैमिली मेंबर कोई भी उसको दे सकता है। और एक और एंटिटी होती है जिसमें बाहर का कोई दे सकता है, पर उसके लिए हम नहीं जाएंगे। उसमें वो कई बार जो हेपेटाइटिस होता है, एचआईवी होता है, वो इसके साथ उसमें आ सकता है जिस बच्चे का हम इलाज कर रहे हैं। तो हम इसी थेरेपी पे जाएंगे जो हम बता रहे हैं कि जो सेल्फ वो है, अगर उसके पेरेंट्स मिल जाए बच्चे के तो बेटर है, अदरवाइज कोई बच्चा है बड़ा 6-7 साल का, तो उससे हम ले सकते हैं। तो इस थेरेपी के बाद दोबारा भी इसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें अभी जैसा मैंने बताया, एक थेरेपी 30 डेसिबल तक इम्प्रूवमेंट करती है। 120 डेसिबल का पूरा बधिर होता है बच्चा, तो 4 से 5 इंजेक्शन की जरूरत होती है। 4 से 5 इंजेक्शन के बाद हमें सिर्फ उसको सर्दी जुकाम से बचाना है। सर्दी जुकाम से बचाने के लिए एक वैक्सीन होती है जो हम एनुअली लगाते हैं, वो वो होती है फ्लू वैक्सीन, क्वाड्रिवेलेंट फ्लू वैक्सीन, जो हम हर साल उसको लगाएंगे, जिससे सर्दी जुकाम ना हो और नजले जुकाम का असर उसके कान पे या उसकी हड्डियों पे ना पड़े। वो जैसे आज हमने थेरेपी किया है, तो आ, ये मान के चले कि 6 हफ्ते के आसपास से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। डिग्री नहीं है ये, हमारी फेलोशिप है। नहीं, वहां जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं उनसे हम इसको सीख कर आए। वहां हमने कोई 5 दिन में कहाँ रिसर्च होगा। ये चल रहा है पिछले 10 साल से। जिस कॉलेज में हम गए थे उसे पिछले 10 साल से चल रहा है। 94%। डॉक्टर साहब, कैनेडियन कैंसर सोसाइटी कह रही है कि इसके साइड इफेक्ट भी है, जैसे नहीं, इसके साइड इफेक्ट तब है जब इसमें हम कोई मेडिसिन मिलाते हैं। अगर कोई एंटीप्लेटलेट इसमें हम मिलाते हैं, वो एक तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, अगर वो हम मिलाते हैं इसमें, तब इसके बैड इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज कोई स्टडी ऐसा नहीं बताती कि इससे कोई फ्रॉड बनता है या इससे कोई अंदर कैंसर वैंसर बनने का डर रहता है। वो सारे रिसर्च पेपर हमारे पास है, वो हम सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 94% मानते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है डॉक्टर साहब। हाँ, ये वाला जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे कॉस्टली है। और इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, सिर्फ इंजेक्शन। इंजेक्शन भी एक ही पॉइंट पे हम लगाते हैं, वो भी मेरे नाम से है पॉइंट, बीपीएसटी पॉइंट बोलते हैं। हम कान में जाते हैं, जहाँ नस का एक एंड होता है, वो पॉइंट आप गूगल करेंगे बीपीएसटी पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, मेरे नाम का पॉइंट है और मैंने ही उसको पब्लिश किया। इसके बाद जो है, जैसे कि आर्मी या पुलिस या अलग तरह की स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम हियरिंग एड लगाते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं, तो हम फिर आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या जो हमारी और एक्टिविटीज होती है स्पोर्ट्स के लिए हम नहीं जा सकते। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये हम अलग ग्रुप में आ जाते हैं, एकदम कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं या वो लगाते हैं, तो ये एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है।
इसलिए इसको लोग ज्यादा प्रीफर इसलिए कर रहे हैं कि ये नेचुरल हियरिंग भी है और ये नेचुरल ट्रीटमेंट भी है। अगर हम एड लगाते हैं या कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं तो वो मैकेनिकल होता है, उसमें साउंड भी मैकेनिकल आता है, और हम आर्मी, पुलिस या कुछ स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं किया जाता। सीआरपी इंजेक्शन से आप बदल का इलाज करेंगे? वर्ल्ड में ही मेरे पास है, इंडिया नहीं, संसार में कोई नहीं कर रहा है। ऐसा क्या रीजन है? अब आप पत्रकारी क्यों बने? कुछ और भी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस भी बन सकते थे। रिसर्च किया है मैंने, रिसर्च करके बनाया है। यस, और उसके पेपर हैं, आप गूगल करेंगे मेरे नाम से इंजेक्शन पीआरपी इन एसएनएचएल तो सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, सब पब्लिश पेपर है, वो मिल जाएंगे। अगर कोई पीआरपी इंजेक्शन लेना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है गूगल पे, वो संपर्क करके सारा डिटेल पता करे। उसमें भी जो ओ ग्रुप वाले हैं, ओ ग्रुप वालों को 40% ज्यादा इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये भी मेरी ही स्टडी है, मेरा ही पेपर है। ए बी और ए बी में कम इंजेक्शन लगते हैं, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं। ये भी मैंने ही जब मेरे पास आ जाएगी परमिशन, 20 पेशेंट मेरे पास लाइंड अप है, हमने अप्लाई कर दिया है परमिशन के लिए। जब आ जाएगी परमिशन मैं उसको उनके डीजीएचएस के टच में रहूंगा, वो जैसे परमिशन देंगे हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे, हम तैयार बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये एक सवाल और है, 6 महीने, 6 महीने ऑनवर्ड्स, 2 साल तक। डॉक्टर साहब आपके अलावा कोई और भी है इंडिया से इस कॉलेज पे या लंदन में? अर्जुन गए थे जो मेरे जूनियर हैं, वो आज उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं बैठ पा रहे हैं यहाँ। अर्जुन मेरे साथ थे। आपके अलावा कोई और इंडिया से गए हो? हम दोनों। आप दोनों क्या लगता है कि आपके अलावा भी यहाँ पर ऐसा कुछ अभियान चलाना चाहिए तो ये डॉक्टर आपके साथ? ऑलरेडी मैं इसको कर रहा हूँ। एक हमारा सेंटर मणिपाल है, एक जबलपुर है, एक कानपुर है, एक सेवाग्राम है। 4 सेंटर पे मेरे अंडर में ये ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं, मेरी गाइडेंस में चलता है वो। और अभी भी और इंस्टीट्यूट से हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ रही है, हम यहाँ लाते हैं, बुलाते हैं, जो भी आता है उसको सारा समझाते हैं और अपने सुपरविजन में उसको करवाते हैं जिससे उनसे कोई गलती ना हो। सवाल है, आपने जो है अपनी रिसर्च प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी, हाँ, तो वो एसडीएम और सबको भेजी, उन्होंने नहीं ऐसा नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, नहीं, जब वो नस में जा रहा है, खून की नस में, हम तो कान में लगा रहे हैं, तो वो तो स्किन के लिए, हेयर के लिए और घुटनों के लिए, सब के लिए अप्रूवल है, सबके लिए।